दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल MJK17 में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग यूपी ट्रिपल वीडियो री एग्जाम के लिए अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है अर्थशास्त्र का जनक किसको माना जाता है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र के जनक के रूप में एडम स्मिथ को माना जाता है और इनकी एक पुस्तक दोस्तों थी वेल्थ ऑफ नेशन जो 1776 में प्रकाशित हुई थी। अगर हम बात करें अर्थशास्त्र पुस्तक की तो दोस्तों अर्थशास्त्र जो पुस्तक दोस्तों ये कौटिल्य यानी कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी एडम स्मिथ। नेक्स्ट दोस्तों है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। तो दोस्तों जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसके रचयिता कौन दोस्तों है कौटिल्य जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और ये अर्थशास्त्र पुस्तक दोस्तों जो है ये मौर्यकालीन शासन व्यवस्था के बारे में हमको जानकारी देती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन डी कौटिल्य। नेक्स्ट दोस्तों है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक की रचना किसकी है दोस्तों। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक दोस्तों जो है ये अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन सी दोस्तों हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट दोस्तों है अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य किया है। तो दोस्तों भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य किया है। और 1998 में दोस्तों जो है इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट दोस्तों है वैल्यूज एंड डेवलपमेंट पुस्तक की रचना किसने की है। दोस्तों वैल्यूज एंड डेवलपमेंट पुस्तक दोस्तों जो है अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट दोस्तों है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो दोस्तों वर्ष 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर शोध कार्य के लिए 1998 में अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों है किसी देश की अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में जो है विभाजित किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो ऑप्शन डी दोस्तों हमारा यहाँ पे सही है, उपयुक्त सभी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। अगला क्वेश्चन दोस्तों है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, मछली पालन, खनन, उत्खनन, मुर्गी पालन, पशुपालन जैसे उत्पादक कार्यों एवं क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन ए दोस्तों सही है, कृषि, वानिकी, मत्स्य एवं पशुपालन। अगला क्वेश्चन दोस्तों है अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो दोस्तों उद्योग, धंधे एवं फर्म अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग, धंधे एवं फर्मों को सम्मिलित किया जाता है। और कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन दोस्तों जो है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। तो परिवहन, बैंकिंग, बीमा, सुरक्षा, होटल ये सभी दोस्तों जो है अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत इनको सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है यदि किसी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है तो किस क्षेत्र का योगदान अर्थव्यवस्था में बढ़ता है। तो दोस्तों तृतीय क्षेत्र का। दोस्तों कोई भी अर्थव्यवस्था जैसे जैसे विकास के शिखर की ओर बढ़ती है तो प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में तृतीय क्षेत्र में वृद्धि की मात्रा वह अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ता है। अगला कुछ दोस्तों है राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। जो नेशनल इनकम है दोस्तों वो क्या है। तो देश के निवासियों द्वारा देश या विदेश में एक वर्ष के किए गए अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को दोस्तों जो है राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी कि किसी भी देश में एक वर्ष के अंदर उत्पादित की गई समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को ही दोस्तों जो है राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अगला दोस्तों है खुली अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों जिस देश की अर्थव्यवस्था का विदेशों से व्यापार, आयात निर्यात अनवरत रूप से जारी रहता है उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए दोस्तों सही है, आयात निर्यात जारी रहे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है।
तो दोस्तों आयात निर्यात नहीं हो। जिस देश की अर्थव्यवस्था का अन्य देशों से किसी भी प्रकार का लेन देन आयात निर्यात नहीं होता है उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है प्रति आय किसे कहते हैं। तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय वह औसत आय है जो एक व्यक्ति द्वारा एक वर्ष में अर्जित की जाती है। और प्रति व्यक्ति आय दोस्तों निकालने का जो फार्मूला होता है वो दोस्तों क्या होता है, देश की कुल राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या से विभाजन करने पर जो हमको जो प्राप्त होता है वही जो है प्रति व्यक्ति आय निकल के आता है। अगला दोस्तों है प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो दोस्तों निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद बटे कुल जनसंख्या। और सूत्र दोस्तों है प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र दोस्तों है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या से हम जब भाग कर देते हैं तो वो जो है हमको प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाती है। अगला को दोस्तों है शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो दोस्तों शुद्ध घरेलू सकल घरेलू उत्पाद माइनस घिसावट व्यय। और शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी कैसे निकलता है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी माइनस घिसावट व्यय। अगला क्वेश्चन दोस्तों है लोकतंत्र का आशय समझाइए। तो लोकतंत्र का आशय दोस्तों क्या है, समानता एवं स्वतंत्रता। लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जो सभी नागरिकों को राजनीतिक रूप से समान समझता है, प्रत्येक नागरिक को मत वोट देने का अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ है समानता व स्वतंत्रता। अगला कुछ दोस्तों है भारत में लोकतांत्रिक शासन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां बताइए। तो दोस्तों जातिवाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद ये सभी जो कठिनाइयां दोस्तों जो है लोकतंत्र के शासन के मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं। और एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार की गई थी, परंतु इसे प्राप्त करना सहज नहीं है और इसमें अनेक प्रकार की परंपरागत असमानताएं हैं जैसे जाति, वर्ग, धर्म और में विभाजन। अगला को दोस्तों है भारतीय परिस्थितियों में पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो दोस्तों भारतीय परिस्थितियों में पंथ निरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों के लिए समान सम्मान और ये सभी धर्मानुयायियों को अपने अपने धर्म को बिना किसी भय अथवा पक्षपात को मानने का अधिकार देता है। तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है, राष्ट्र की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं। अगला को दोस्तों है भारतीय राष्ट्रीय आय को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आदर्श बताइए। दोस्तों लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता ये सभी जो है भारतीय राष्ट्रवाद को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते थे। तो सही डी ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला दोस्तों है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो दोस्तों भारत की जो अर्थव्यवस्था दोस्तों है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य होता है दोस्तों ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें, यानी कि प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें, दोनों का सहअस्तित्व, तो वहाँ पे जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था उसको कहा जाता है। अगला को दोस्तों है सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य बताइए। तो दोस्तों नौकरियों, कृषि उत्पादन में वैज्ञानिक तरीकों में प्रयोग में वृद्धि, कुटीर एवं सहायक उद्योगों की स्थापना में सहकारिता के सिद्धांत को बढ़ावा, आत्मनिर्भरता एवं आत्म सहायता को प्रोत्साहन, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे सभी ऑप्शन हमारे सही है। अगला को दोस्तों है महामारियों को रोकथाम हेतु निवारक उपाय बताइए। दोस्तों डीडीटी छिड़काव, उचित मल व्यवस्था, शौचालय आदि की स्वच्छता, पेयजल की आपूर्ति, सड़कें एवं बाजार, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी सही हैं। अगला दोस्तों है सर्वप्रथम राज्य की कृषि क्षेत्र की शुरुआत किस काल में हुई थी। दोस्तों मौर्यकाल। और मौर्यकाल 322 से लेकर 200 ईसा पूर्व में राज्य द्वारा कृषि पर नियंत्रण ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता थी। अगला को दोस्तों है देश के विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार ने कितने प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की थी। दोस्तों 3। और बात करें देश के विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार ने 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की थी, जमींदारी, रेतवाड़ी और महालवाड़ी। अगला दोस्तों है रेतवाड़ी क्षेत्रों में कौन भूमि का स्वामी होता है। दोस्तों रेतवाड़ी क्षेत्रों में किसान जमीन के स्वामी होते थे, परंतु इसके लिए उन्हें सरकार को सीधे ही भू राजस्व देना पड़ता था। इस व्यवस्था में जमींदार की भूमिका सरकार निभाती थी। दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही है, किसान। अगला दोस्तों है ब्रिटिश काल में किस खेती में विदेशी पूंजी लगाई जाती थी। दोस्तों भारत में केवल नील, चाय तथा कॉफ़ी की खेती जो है विदेशों की पूंजी लगाई जाती थी। तो दोस्तों नील, चाय, कॉफ़ी सभी उपयुक्त, डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला दोस्तों है
भारत में गरीबी के क्या कारण हैं? तो दोस्तों भारत में गरीबी के निम्नलिखित कारण हैं: जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार व्यवस्था, अशिक्षा, उद्योगों का असंतुलित विकास। तो दोस्तों सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भारत में गरीबी रेखा को परिभाषित करने का प्रथम प्रयास कब हुआ था? तो दोस्तों भारत में गरीबी रेखा को परिभाषित करने का प्रथम प्रयास भारत सरकार द्वारा वर्ष 1962 में किया गया था। तो ऑप्शन बी दोस्तों हमारा सही है, 1962। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, तेंदुलकर समिति ने किस गरीबी निर्धारण हेतु आधार माना है? दोस्तों कॉस्ट ऑफ लिविंग। सुरेश तेंदुलकर समिति ने नए फार्मूले में कॉस्ट ऑफ लिविंग को निर्धनता का पहचान का आधार माना है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है? दोस्तों बेरोजगारी के दो प्रकार हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। तो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही है, दो प्रकार की। तो दोस्तों ये थे भारतीय अर्थव्यवस्था के चुने हुए संबंधित प्रश्न जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।